हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। जैसा कि सब बच्चे जानते ही हैं कि क्लास 11th के पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के डाउट्स बच्चों को सॉल्व करवाए थे, जिसमें कि हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं और हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के डाउट्स क्लियर कर दिए थे। इस लेक्चर में हम बच्चों को इम्पल्स वाले पेपर के डाउट्स करवाएंगे। तो ले चलते हैं आपको इम्पल्स वाले पेपर के डाउट्स पर। ये आ गए हम इम्पल्स वाले पेपर के डाउट्स पर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज के लिए वो है इम्पल्स पेपर का 6th नंबर का डाउट। उसके बाद 5th भी डाउट है बच्चों का, लेकिन पहले हम 6 क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको 5th ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अ ग्लास बॉल whose mass is 10 grams falls from a height of 40 meters and rebounds to a height of 10 मीटर। मैंने पहले भी बच्चों को बताया था, आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। बहुत सालों की प्रैक्टिस और बहुत सालों तक बच्चों को देखने के बाद ये एक टेक्निक डेवलप किया गया है बच्चों को देखकर ही कि उन्हें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन एंड तक पढ़ देते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं हम इसमें क्या करें, और फिर सोचते ही रह जाते हैं। ये मैं हर बार बताता हूँ। तो आपने पहली लाइन पढ़नी है और उसके बाद डायग्राम पे आ जाना है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को ब्रेकअप करना है, डिवाइड एंड रूल करना है। तो पहली लाइन क्या है? ग्लास बॉल हुज मास इज 10 ग्राम्स फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर एंड रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो हमने यहाँ डायग्राम बना दिया। ये आपकी ग्लास बॉल है जिसका मास जो है वो 10 ग्राम्स है। 10 ग्राम्स को आप केजीज में कन्वर्ट कर लें अगर, तो ये हो जाएगा 1000 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम से केजी बन जाएगा। ये बॉल ड्रॉप की जाती है, फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर की हाइट से बॉल ड्रॉप की जाती है। ये बॉल यहां टकराती है और टकराने के बाद रिबाउंड होती है और वापस जाती है। ये मैंने दिखाया है एरो, इससे वापस जाना। और कहां तक वापस जाती है? सिर्फ 10 मीटर हाइट तक। तो ये ए पोजीशन से बॉल को ड्रॉप किया, बी पोजीशन पर वो आकर स्ट्राइक की और वापस सी पोजीशन तक गई। कितनी हाइट तक? 10 मीटर हाइट तक। बॉल का मास कितनी ऊंचाई से वो गिरी है, टकराकर कितनी ऊंचाई से वापस गई है, ये आपने पहली लाइन से इतना डायग्राम बना दिया। पहली लाइन हमें इस बात की जानकारी देती है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। फाइंड द इम्पल्स and the average force between the glass ball and the floor if the time during which they are in contact is 0.01 seconds। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये जो टाइमिंग है ये आपका 0.1 सेकेंड है। अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और सिर्फ इस मिसप्रिंट की वजह से उसका आंसर अलग आ रहा है, तो वो इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगर ये सॉल्व करने में कॉन्सेप्चुअली दिक्कत आ रही है, मेथड नहीं समझ में आ रहा है, तो ये बच्चे देखें, बस ये वैल्यू यहां पर अलग है। अगर आप 0.01 सेकेंड्स भी लोगे तो भी मेथड तो सेम ही रहेगा, वैल्यू अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आंसर में थोड़ा सा डेसिमल का फर्क आ जाएगा, बाकी और कोई खास फर्क नहीं आएगा।
तो आपका क्वेश्चन में 0.01 सेकेंड्स मिसप्रिंट है, असली में ये 0.1 सेकेंड। तो बस इतना चेंज है। और मैंने फिर से बोल रहा हूं कि अगर मेथड बच्चों को पता है कि कैसे करना है तो उन्हें ये क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन उन्हें देखने की जरूरत है जिनको मेथड नहीं पता कैसे फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको? पहली चीज जो है वो इम्पल्स, और दूसरी चीज फोर्स फाइंड आउट करनी है बिटवीन द ग्लास बॉल एंड द फ्लोर। तो आप सबसे पहले देखो कि ये जो ग्लास बॉल है ये जब यहाँ पर हिट करती है तो ग्लास बॉल इस फ्लोर से टकराती है, तो ग्लास बॉल इस फ्लोर पर फोर्स लगाती है, उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ये फ्लोर भी ग्लास बॉल पर लगाता है, इसीलिए वापस चली जाती है। तो कांटेक्ट में आने के दौरान ग्लास बॉल और इस फ्लोर के बीच में फोर्स तो लगता ही है, वो फोर्स भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इंपल्स फाइंड आउट करेंगे, और इंपल्स के लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां ये चीज कैसे एप्लीकेबल होती है आपको दिखाते हैं। ये बॉल जब यहां से ड्रॉप की जाती है तो ग्राउंड तक आते आते उसकी वेलोसिटी पहले आपको फाइंड आउट करनी है। ये वो वेलोसिटी है जिससे बॉल ग्राउंड से हिट करती है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए इक्वेशन है, और इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v a से b तक के लिए u 0 है, सिर्फ हम a से b तक के मोशन की बात कर रहे हैं, a टू b। a से b तक जाने के लिए u 0 है, यानी इसको ड्रॉप किया गया है, और जिस वेलोसिटी से यहां हिट करती है वो वेलोसिटी v है। v फाइंड आउट कैसे किया जा रहा है देखें। u 0 है, ट्वाइस इंटू 9.8 इंटू h। कितनी हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया है? 40। ये आपका v स्क्वायर आ गया है, और अब आपको v फाइंड आउट करना है तो आपको इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है यानी v का वैल्यू वो 28 मीटर पर सेकेंड आएगा। बच्चे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 9.8 इंटू 40, ये स्क्वायर रूट के अंदर 784 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, और फिर 784 का स्क्वायर रूट निकालो। फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आपका आंसर 28 आएगा, चेक कर लेना। ये 28 मीटर पर सेकेंड वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से बॉल ने ग्राउंड को हिट किया है, और बॉल ने जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया उसे हम इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। किस इवेंट के लिए? एक इवेंट है बॉल का नीचे की तरफ आना, और दूसरा इवेंट है टकराकर वापस जाना। नीचे की तरफ आने के समय उसके मोमेंटम को हम P1 लेंगे। P1 कौन सा मोमेंटम है? जिस मोमेंटम से बॉल नीचे की तरफ आ रही है, और उसके लिए हम बॉल के मास को इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे जिस वेलोसिटी से बॉल
हिट किया है ग्राउंड को। यानी ये जो P1 आएगा ये बॉल का ग्राउंड की तरफ आने वाला मोमेंटम है, द मोमेंटम विद विच बॉल इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। और मास आपको पहले ही बता रखा है कितना है, 10⁻²। तो आपके पास P1 की वैल्यू हो गई, मास कितना है, ये 10 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻²। और मल्टीप्लाई किया है आपने 28 से। ये आपका वो मोमेंटम आ गया जिससे बॉल ग्राउंड की तरफ ट्रैवल करती है, जिसको आप इनिशियल मोमेंटम कहते हो। अब आपको फाइंड आउट करना है कि वो मोमेंटम जिससे बॉल ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रही है, कितनी ऊंचाई तक गई है, 10 मीटर्स। बॉल जब हिट करके वापस जाती है तो B to C, यहां लिखता हूं B to C, B पॉइंट पर बॉल ने ग्राउंड को हिट किया और वो कहां तक गई, C तक। B to C जाने के लिए जिस वेलोसिटी से बॉल शुरू होती है नीचे से ऊपर, उस वेलोसिटी को अब U कहा जाएगा। और C पर पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी हो जाती है V, वो हो जाएगी 0। जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो जहां तक भी वो पहुंच गई अपनी मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाती है। आप कितनी भी ऊंचाई पर फेंको, मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, वो वहां रुक गई है, 10 मीटर तक ही गई, तो 10 मीटर से ऊपर और नहीं जा रही, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0। यही फॉर्मूला आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे, v² = u² + 2gh। अब आप एक काम ये करना है, यहां प्लस के जगह पर आपको माइनस रख लेना है। बताया गया है मोशन अंडर ग्रेविटी जब पढ़ाया गया था काइनेमेटिक्स में, कि डाउनवर्ड मोशन के लिए g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस में लिया जाता है, और अपवर्ड मोशन के लिए g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में लिया जाता है। अब क्योंकि नीचे से ऊपर जाते समय रिटार्डेशन होता है तो g माइनस में है, फाइनल वेलोसिटी अब आप 0 रखेंगे। जिस वेलोसिटी से ये बॉल वापस जाना शुरू होती है वो ही आपको फाइंड आउट करनी है। तो u आपने फाइंड आउट करना है, माइनस रखा है क्यों वो आपको बता दिया, नीचे से ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन माइनस में होता है, और h कितनी हाइट तक गया है वो 10 मीटर्स, तो इसलिए मैंने यहाँ 10 लिखा है। अब u² आप दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये u² = 2 × 98 हो जाएगा, और u की वैल्यू स्क्वायर रूट में कितनी हो जाएगी, 2 8 16, 1 2 9 18, 196। और 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 मीटर पर सेकेंड। 28 मीटर पर सेकेंड वो वेलोसिटी है जिससे बॉल ने ग्राउंड को हिट किया है, और 14 मीटर पर सेकेंड वो वेलोसिटी है जिससे बॉल वापस गई है। और बॉल वापस अगर गई है तो वापस जाने वाला मोमेंटम P2 कहलाता है। जिस मोमेंटम से नीचे आई वो P1, और जिस मोमेंटम से ऊपर गई वापस वो P2। मास तो बॉल का उतना ही है, U
ये जाने वाली वेलोसिटी है 14, मोमेंटम होता है kg मीटर पर सेकेंड, और ये भी kg मीटर पर सेकेंड। ओके जी। अब ये जो P1 लिखा है ये बॉल का वो मोमेंटम है जिससे बॉल नीचे आ रही है, जिसे आप इनिशियल मोमेंटम भी कहते हो, और P2 जो है बॉल का वो मोमेंटम है जिससे वो वापस जा रही है ऊपर, जिसे आप कहते हो फाइनल मोमेंटम। और क्या करना है आपको? इंपल्स फाइंड आउट करना है। इंपल्स फाइंड आउट करने के लिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना है, यानी P2 माइनस P1, यानी आपको 14 इंटू 10⁻⁻², ये आपका फाइनल मोमेंटम है। और इस फाइनल मोमेंटम में आपको यहां पर माइनस लगाना होगा। क्यों? वो भी याद रखें, क्योंकि मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर भी माइनस लगा दें तो अच्छा होगा। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ऊपर से नीचे आते समय बॉल के मोमेंटम को प्लस लिया जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जाते समय बॉल के मोमेंटम को माइनस लिया जाएगा। तो ये जो P2 है इसकी वैल्यू भले ही आई है मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर आप वेक्टर नोटेशन में लिख रहे हो तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, बिकॉज P2 का डायरेक्शन P1 से ऑपोजिट है। ये बात भी बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं वेक्टर्स को अच्छी तरह पढ़ने के बाद भी। तो P2 की वैल्यू को आपने मैग्नीट्यूड प्लस आते हुए भी माइनस में लिया है, और माइनस फॉर्मूले का तो ये है ही। P1 का वैल्यू क्या है? 28 इंटू 10⁻⁻²। ये P1 का वैल्यू है, ये P2 का वैल्यू है। P1 को प्लस लेना है, P2 को माइनस लेना है। P1 वो मोमेंटम है जिससे बॉल नीचे आई, P2 वो मोमेंटम है जिससे बॉल वापस गई। अब इसमें से 10⁻⁻² तो आ जाएगा आपका कॉमन। आपके पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा -14 -28, और -14 और -28 जब आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? माइनस का 42 और साथ में 10⁻⁻² है। इंपल्स या तो kg मीटर पर सेकेंड में नापा जाता है या न्यूटन पर सेकेंड में, न्यूटन सेकेंड में नापा जाता है, वो आपकी मर्जी है। अब आप ये माइनस क्यों आया इंपल्स वो पता चल गया है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते समय इंपल्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो गया कहना चाहिए। अब या तो आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ 10⁻⁻² को अगर आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो आप इंपल्स इज इक्वल टू -42/100 भी लिख सकते हो, क्योंकि 10⁻⁻² को जब आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो 10⁻+2 हो जाएगा, और 10⁻+2 का मतलब 100 होता है। अब आप अगर 100 से इसको डिवाइड करोगे तो इंपल्स का वैल्यू माइनस का 0.42, दोबारा लिख देते हैं अच्छी तरह, वो आएगा माइनस का 0.42 न्यूटन सेकेंड। ये आपका इंपल्स आ गया है, जो कि आपका फर्स्ट आंसर भी है। मैच कर रहा है। तो कैसे आपने फाइंड आउट किया है, अगला पार्ट करने से पहले, क्योंकि इसमें ये सब थोड़ी चीजें हटानी पड़ेंगी, रब करनी पड़ेंगी, तो मैं याद दिला दूं। बॉल जब ऊपर से नीचे गिरी तो आपने वो वेलोसिटी फाइंड आउट की जिससे बॉल ग्राउंड से टकराई, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले से, और टकरा के बॉल जिस वेलोसिटी से वापस गई वो आपने वेलोसिटी फाइंड आउट की। ऊपर से नीचे आने वाला मोमेंटम
मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल कहलाया, टकरा के वापस जाने वाला मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी फाइनल कहलाया। फाइनल मोमेंटम को आपने माइनस लिया है क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाने पर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर से नीचे आने वाले को प्लस लेंगे तो नीचे से ऊपर जाने वाले को माइनस लेना था, और फिर फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करा तो इंपल्स आ गया। अब सेकेंड पार्ट में एवरेज फोर्स निकालनी है। तो एवरेज फोर्स निकालने के लिए मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, इन सब चीजों का काम खत्म हो गया है। तो यहाँ पर ये सब रब कर दिया जाता है। यहाँ तक का रब करने से हमारा काम चल जाएगा। अब फोर्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इंपल्स का ही दूसरा, F मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, या dt भी बोल देते हैं इसको। इंपल्स के जब बच्चों को इंपल्स पढ़ाया था तो दो फॉर्मूले पढ़ाए थे। इंपल्स का एक फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड, और दूसरा फॉर्मूला ये बताया था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अब ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इंपल्स आपको पहले ही पता है 0.42 और फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है। और ये जो आप देख रहे हैं डेल्टा टी, ये डेल्टा टी द टाइम ड्यूरिंग विच दे आर इन कॉन्टैक्ट, ये मैंने बताया ही है आपको, मिसप्रिंट होने की वजह से 0.1 सेकेंड लेना है। कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बच्चों ने 0.01 लेके भी कर लिया तो आंसर बस थोड़ा सा डेसिमल में दाएं बाएं हो जाएगा। बाकी आपको तो मेन चीज है मेथड। इस क्वेश्चन में मेथड क्या है वो उस पर ध्यान देना है कि पहले आपने मोमेंटम के चेंज से इंपल्स निकाला, फिर इस इंपल्स को यहाँ रखकर टाइम को रखकर ये इससे आप डिवाइड करोगे। यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड रखा है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं रखा। तो फोर्स का भी सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। न्यूटन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपके दोनों काम हो गए, फाइंड द इंपल्स, इंपल्स फाइंड आउट हो गया, एंड द फोर्स बिटवीन द ग्लास बॉल एंड द फ्लोर। ग्लास बॉल और फ्लोर के बीच में, जब ग्लास बॉल इसको फ्लोर को हिट करती है तो इनके बीच में एक फोर्स लगती है, उसी फोर्स के लगने की वजह से तो मोमेंटम चेंज होता है। तो वो फोर्स भी आपने फाइंड आउट कर दिया और इंपल्स भी फाइंड आउट कर दिया। तो ये 6 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये हम आ गए हैं इसी इंपल्स वाले पेपर के 5th क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने आप में बहुत यूनिक है, और अगर ये क्वेश्चन पहले नहीं किया होता है तो हर बच्चे को एग्जाम में ये क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, और ये क्वेश्चन इंपल्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड किया गया। ये अगर नहीं किया तो समझ लीजिए इंपल्स कंप्लीट ही नहीं हुआ। और देने का कारण ही यही था कि बच्चों को इसमें दिक्कत आ जाती है, तो उनको पहले ही पता चल जाए कि हाँ इसमें दिक्कत आती है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बॉल ऑफ मास 20 ग्राम्स, m मान लेता हूं मास को, वैल्यू दे रखी है, बाद में पुट करेंगे, पहले सिंबल्स के हेल्प से सॉल्व करते हैं। हिट्स अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। इस 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को हम u मान लेते हैं। क्या है ये u? If the ball rebounds at 90 degree to the direction of incidence, calculate the impulse received by the ball. इस क्वेश्चन को
मैं बना के दिखाता हूँ। ये वॉल आपकी पहले से बनी हुई है और ये एक बॉल इस वॉल से आकर इस तरह से टकराती है और टकराकर वापस चली जाती है। ये टकराकर वापस इस तरह जाती है कि ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ओके बात। अब 90 डिग्री का अगर ये एंगल बनेगा तो यहां पर हम इसका बाइसेक्टर बनाएंगे। थोड़ा डायग्राम दोबारा से बनाता हूं मैं। ये बॉल आकर टकराई और यहां से वापस चली गई। ठीक है जी। और ये हमें बनाना है उसका बाइसेक्टर। जब आप इसको प्रोटेक्टर से बनाओगे अच्छी तरह तो ये एंगल एग्जैक्ट लगेंगे। अभी फ्री हैंड बनाने में दोनों बराबर नहीं लग रहे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये बॉल जिसका मास m है और वेलोसिटी u है, ये इस डायरेक्शन में आई है। इस मोमेंटम को हम p1 बोल रहे हैं और टकरा के यहां चली गई है ऐसे, उतनी ही वेलोसिटी से। यहां मेंशन नहीं किया है a ball of mass 20 gram hits a wall at an angle of 45 degree with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। बॉल का मास और उसकी वेलोसिटी दे रखी है, टकराई। इफ द बॉल रिबाउंड्स at 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, टकराकर 90 डिग्री रिबाउंड हो गई। रिबाउंड होने का मतलब ही है कि जिस वेलोसिटी से आई टकराकर उसी वेलोसिटी से वापस चली गई। अगर दिया नहीं है तो सेम वेलोसिटी मान ले। कैलकुलेट द इंपल्स रिसीव्ड बाय द बॉल। याद रखना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 45 डिग्री और 45 डिग्री। और उसने पहले भी कहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये जो ये वाला एंगल है ये भी 45 है। A ball of mass 20 grams hits a wall at an angle of 45 डिग्री। तो बॉल जिस वॉल से टकराई है उस वॉल के साथ भी वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है और फिर टकराकर पूरा ये जो एंगल है ये 90 डिग्री रिबाउंड होकर यहां चली गई है। हमने ऐसे ही इसका बाइसेक्टर लिया और ये बाइसेक्टर हुआ तो ये भी एंगल 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। ये सारे एंगल 45 के हैं। सबको ऐड करेंगे 180 आ जाएगा। मेनली हमें इस एंगल से काम है। अब आप एरोज देख रहे हो, इस मोमेंटम को क्या बोलोगे? P2। बॉल का मोमेंटम वॉल की तरफ आते हुए, दीवार की तरफ आते हुए मोमेंटम P1 है और वापस जाते समय मोमेंटम P2 है।
वैल्यू भले ही सेम है, डायरेक्शन तो अलग अलग है। आपने फाइंड आउट करना है क्या? इम्पल्स। लेकिन ऐसे केस में इम्पल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो P1 मोमेंटम है जिसका एरो ऐसे बना है उसे रिजॉल्व करना होगा। वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं ये बच्चों को सिखाया गया था। उस रिजोल्यूशन के हिसाब से अगर ये मोमेंटम P1 है और इसका एरो ऐसे है अंदर की तरफ आते हुए, तो इसका ये वाला कंपोनेंट, मैं कंपोनेंट ग्रीन कलर से बनाता हूँ, नहीं रेड कलर से बनाता हूँ, ये वाला कंपोनेंट और इसका एरो भी अंदर की तरफ होगा, ये होगा P1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा P1 sin थीटा। और ये दोनों एरो मैंने अंदर की तरफ क्यों बनाए हैं कंपोनेंट्स के भी? क्योंकि इस मेन वेक्टर का एरो भी अंदर की तरफ है। देख रहे हैं ये एरो ऐसे है, तो इसके कंपोनेंट्स भी, और बताया था थीटा वाली तरफ, थीटा 45 है, ये एंगल थीटा, थीटा वाली तरफ का कंपोनेंट कॉस होता है और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होता है? साइन होता है। तो आपने सबसे पहले इस P1 को रिजॉल्व किया और इसके दोनों कंपोनेंट ऐसे हैं, ये मैंने रेड कलर से बना दिए। अब मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगा दूसरे वाले मोमेंटम को। ये P2, ये एरो बाहर की तरफ है, तो इसके कंपोनेंट जब रिजॉल्व होंगे तो यहां एक कंपोनेंट आएगा, क्या होगा वो? P2 cos थीटा, और यहां एक कंपोनेंट आएगा, क्या होगा वो? P2 sin थीटा। बस एक यही मेन चीज है इस सवाल को करने के लिए, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कहीं थ्योरी में डिस्कस नहीं है। ये न्यूमेरिकल करके ही सीखता है बच्चा कि ये इस टाइप का कैसा न्यूमेरिकल कैसे करना है। पिछला जो क्वेश्चन था वो भी एक सरफेस से बॉल के हिट होने का क्वेश्चन था, बट उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उस क्वेश्चन में सरफेस पर बॉल टकरा के वापस उसी रास्ते पर गई थी, रिबाउंड टकराई थी और वापस गई थी, तो इसलिए नीचे आने वाले मोमेंटम को प्लस लिया था और वापस जाने वाले मोमेंटम को माइनस ले लिया था, बस डायरेक्शन जस्ट रिवर्स होने की वजह से। लेकिन यहां पर खास तौर से देखने वाली बात यह है कि बॉल जिस रास्ते पर आई है टकरा के वापस उसी रास्ते पर नहीं गई है, वो टकराकर किसी और रास्ते पर गई है। यही डिफरेंस समझ लो तो मोमेंटम के चेंज होने और इंपल्स के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। कि जब आपकी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से टकराकर उसी रास्ते पर वापस जाए, तो आपको एक तरफ का मोमेंटम प्लस में लेना है, दूसरी तरफ का मोमेंटम माइनस में लेना है, और कोई चेंज नहीं। वैल्यू बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन डायरेक्शन के लिए। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट टकरा के उसी रास्ते पर रिबाउंड होने के बजाय किसी दूसरे रास्ते पर जाए, तो सबसे पहले आपको आने वाले मोमेंटम को भी रिजॉल्व करना है और जाने वाले मोमेंटम को भी रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के लिए आपका थीटा वाली तरफ का कंपोनेंट कॉस होता है और उसके परपेंडिकुलर साइन होता है, और आने वाले मोमेंटम का एरो अंदर की तरफ है, वॉल की तरफ, तो उसके कंपोनेंट्स का एरो भी वॉल की तरफ है। देखो ये P1 cos थीटा रेड कलर से अंदर की तरफ एरो लगाया है, P1 sin थीटा भी अंदर की तरफ है, और जाने वाले मोमेंटम का एरो बाहर की तरफ है P2 का, तो P2 cos थीटा का ग्रीन एरो भी बाहर है और P2 sin थीटा का ग्रीन एरो भी बाहर है। बस ये रिजोल्यूशन अगर समझ लिया है और कर लिया है। कब करना है रिजोल्यूशन? जब डायरेक्शन कुछ और हो जाए, रिवर्स ना हो, बिल्कुल उल्टे पांव वापस ना जाए। उल्टे पांव तो समझते ही हो, जिस रास्ते से आए थे उसी पर वापस। यहाँ उल्टे पांव नहीं, टकरा के किसी और डायरेक्शन में वापस जा रहा है। तो आने वाले को भी रिजॉल्व करो, जाने वाले को भी। अब गौर से देखो, आने वाले P1 का साइन कंपोनेंट को देखो
और जाने वाले यानी P2 के भी साइन कंपोनेंट को देखो, दोनों का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है क्या, रेड कलर से लिखूंगा mu साइन थीटा, और इसका वैल्यू क्या होगा, P2 का वैल्यू mu है, इसका वैल्यू क्या होगा mu साइन थीटा। P1 और P2 दोनों के वैल्यू mu है, क्योंकि बॉल जिस वेलोसिटी से आई है उसी वेलोसिटी से गई, बस डायरेक्शन बदला है। तो P1 की जगह भी mu लिखा और P2 की जगह भी mu लिखा, और साइन थीटा यानी वैल्यूज दोनों के सेम है। और देखो दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ है और ये भी ऊपर से नीचे की तरफ है। तो जब इस वाले कंपोनेंट की वजह से हम इंपल्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारा इंपल्स आएगा mu साइन थीटा माइनस mu साइन थीटा, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है तो इसलिए दोनों को ही प्लस लेना है, और बीच में फॉर्मूले का माइनस है, तो ये हो जाएगा एक दूसरे से क्या कैंसिल, यानी साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से इंपल्स हो जाएगा आपका क्या 0। अब दूसरा कंपोनेंट भी तो बचा है, एक P1 cos थीटा और एक P2 cos थीटा। P1 cos थीटा का वैल्यू क्या है, P1 cos थीटा का, ये यहां लिख देता हूं, P1 cos थीटा का वैल्यू क्या है mu cos थीटा, क्योंकि P1 का वैल्यू तो mu है और साथ में cos थीटा लगा हुआ है। और P2 cos थीटा का वैल्यू क्या है, P2 का वैल्यू भी mu है तो mu cos थीटा। अब ये cos वाले की वजह से जब हम इंपल्स फाइंड आउट करेंगे तो इसमें भी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे, लेकिन ये जो mu cos थीटा है P2 cos थीटा ये बाहर की तरफ है और P1 cos थीटा कहां है, अंदर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए दोनों को सेम डायरेक्शन ना होने की वजह से प्लस नहीं ले सकते ना, दोनों को माइनस, एक को प्लस और एक को माइनस। कौन से वाले को प्लस लेंगे, अंदर जाने वाले को प्लस ले लेंगे, बाहर जाने वाले को माइनस ले लेंगे, और बाहर जाने वाला फाइनल मोमेंटम है और अंदर जाने वाला इनिशियल मोमेंटम है। हम इंपल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम को मालूम क्या लेना पड़ेगा हमें, माइनस mu cos थीटा, ठीक है जी, क्या लेना पड़ेगा, माइनस mu cos थीटा। यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, लेकिन इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो उसे माइनस लेना है, और ये माइनस साइन तो चेंज के लिए पहले से ही है, और इस वाले को आपको प्लस ही लेना है, तो ये mu cos थीटा हो गया। तो आपने लिखा तो फाइनल माइनस इनिशियल है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, लेकिन क्योंकि फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन ऑपोजिट है इनिशियल मोमेंटम के, तो आपको एक को प्लस और एक को माइनस लेना है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस mu cos थीटा, और बल्कि सीधा ही ये लिख देते हैं माइनस 2 mu cos थीटा। ये माइनस mu cos थीटा और माइनस mu cos थीटा से दोनों ऐड हो जाएंगे और आ जाएगा माइनस 2 mu cos थीटा। ये आपका इंपल्स आ गया।
अब आप सीधा सीधा वैल्यू पुट कर लेंगे, माइनस तो है ही 2v, मास की जगह आप बॉल का मास 20 ग्राम्स उसको केजी में बदल लेंगे, कितना आएगा 20 इंटू 10⁻⁻3, u 15 मीटर पर सेकेंड है इंटू 15 और cos 45 डिग्री, ये थीटा जो है ये 45 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका इम्पल्स आ जाएगा जो बॉल ने रिसीव किया दीवार से टकराने पर। तो ये एक डेरिवेशन, एक कॉन्सेप्ट की तरह बच्चे याद रखें कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से टकरा के दूसरे डायरेक्शन में ऐसे जाए, उल्टे पांव न जाए, तो आपको आने वाले मोमेंटम को भी रिजॉल्व करना है और जाने वाले मोमेंटम को भी रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के बाद आपको कॉस और साइन कंपोनेंट्स मिलेंगे दोनों के, और जब दोनों के कॉस और साइन कंपोनेंट्स मिलेंगे तो आप क्या पाओगे कि साइन वाला कंपोनेंट तो आने वाले का भी और जाने वाले का भी वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। वैल्यू सेम और डायरेक्शन सेम होने की वजह से फाइनल माइनस इनिशियल करने पर 0 आ जाएगा। लेकिन कॉस वाले कंपोनेंट में वैल्यू भले ही सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आप फाइनल वाले को माइनस और इनिशियल वाले को प्लस लेंगे, तब आप फाइनल माइनस इनिशियल करने पर फाइनल वाले को माइनस और इनिशियल वाले को प्लस लेंगे, तो ये फॉर्मूले का माइनस ऐसे ही रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2mu cos थीटा आएगा। बस उसकी वैल्यू पुट करें। हमेशा जब एंगल बना के कोई चीज जाएगी तो इम्पल्स का बच्चों को एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करा दिया जाता है कि जब भी ऐसे टकरा के एंगल बनाते हुए जाए तो जितना टोटल एंगल बनाया है उसका हाफ कर लें। कई बार हाफ भी दिया होता है कि 30 डिग्री से टकरा के 30 पर ही वापस गई, बीच में बाइसेक्टर, तो वो सिचुएशन के हिसाब से एंगल देख लें, उसे थीटा मान लें और इम्पल्स का फॉर्मूला याद रखें। साइन वाले कंपोनेंट की वजह से कोई इम्पल्स नहीं होता, इम्पल्स सीधा होता है -2mu cos थीटा। तो बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे टीचर्स भी कोचिंग वगैरह स्कूल वगैरह में ये याद करा देते हैं बच्चों को कि जब ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, लेकिन याद करने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपको उसका रीजन या कॉन्सेप्ट ना पता हो। टकरा के वापस जाने में भी एक प्लस और एक माइनस क्यों लिया है उसका कॉन्सेप्ट भी आपको पता है। तो ये आपके इम्पल्स की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई हैं।